Hey guys, welcome back to Cube Study Channel. So guys, आज हम करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल चैप्टर नंबर 3 के। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल से। पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts। अब एग्जांपल नंबर क्या है? एग्जांपल नंबर है 6। चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts। चंपा कोई लड़की है, वो सेल में गई पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने। The number of skirts is 2 less than 2 times the number of pants purchased। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है इज का मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ स्कर्ट्स के बारे में बात हो रही है। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, जैसे कि मैं आपसे कहूं माई हाइट इज ट्वाइस देन योर्स, मतलब मेरी हाइट आपकी हाइट से दुगनी है और आपको मेरी हाइट फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आप? अगर आप अपनी हाइट में इंटू 2 कर देंगे तो आपको मेरी हाइट मिलेगी कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा, माई हाइट इज ट्वाइस देन योर्स, आपकी हाइट से मेरी हाइट दुगनी है, मतलब अगर मैं आपकी हाइट में इंटू 2 करूंगा तो मुझे मेरी हाइट मिलेगी। वैसे यहाँ पर द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, इसका मतलब इक्वल टू माई हाइट इज ट्वाइस देन योर्स, इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन 2 लेस माइनस 2 लेस देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। दुगनी जो पैंट्स खरीदी गई है उससे जो स्कर्ट्स है वो 2 कम है। अगर एक पैंट खरीदी गई, अगर 2 पैंट्स खरीदी गई है, सोचिए अगर 2 पैंट्स खरीदी गई है तो उसमें हम इंटू 2 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। 2 इंटू 2 4 4 4 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगी हमारे स्कर्ट्स की वैल्यू, तो हमें मिल जाएगी स्कर्ट्स इज इक्वल टू 2। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। आगे, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वे क्या है? 4 कम है, 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। ऐसे ही यहाँ पर क्या रखा है? नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। आप समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए कैसे इक्वेशन बनानी है। और अगर नहीं समझे तो अभी मैं बताऊंगा ना। और आखिर में क्या लिखा है? हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट, चंपा ने कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदी। अब इस क्वेश्चन का मेन मोटो क्या है? क्वेश्चन का मेन फोकस देखिए, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट, यहाँ पर तो सीधे सीधे पूछ लिया कि कितनी पैंट्स और स्कर्ट्स चंपा ने खरीदी, पैंट्स और स्कर्ट्स। और बाकी क्वेश्चन में क्या है? पैंट्स और स्कर्ट्स के बारे में जानकारी दे रखी है, तो हम क्या लेट कर लेंगे? पैंट्स और स्कर्ट्स को एक्स और वाई वेरिएबल लेट कर लेंगे क्योंकि ये अननोन है। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज्ड is equal to y, number of pants purchased x, number of skirts purchased y। ठीक है, अब जो हमें ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसे एल्जेब्रिकली नोट डाउन कर देते हैं। चलिए करते हैं, पहली इक्वेशन बनाते हैं। नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स की क्या वैल्यू है? y, y को हमने लेट करा है नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो खरीदी गई है इज 2 लेस देन, 2 लेस देन का मतलब 2 कम है, twice the number of pants purchased। twice मतलब 2 times, twice 2 times दोनों सेम ही है। 2 times the number of pant purchased, 2 times number of pants purchased कितनी है? x, तो 2x। 2 times मतलब 2 किस में इंटू कर रहे हैं? नंबर ऑफ पैंट परचेज में, तो 2x। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है? नंबर ऑफ स्कर्ट्स 4 लेस देन, 4 कम है। किससे 4 कम है? 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, 4 टाइम्स मतलब 4 की इंटू कर रहे हैं किसमें? द नंबर ऑफ पैंट परचेज। नंबर ऑफ पैंट परचेज कितनी है? 4x - 4। दोनों इक्वेशन बन चुकी है हमारी दोनों इक्वेशन। चलिए अब इन्हें सॉल्व आउट करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करें? एलिमिनेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? सोचिए, x वेरिएबल को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे और साइन भी अपोजिट करने पड़ेंगे क्योंकि यही एलिमिनेशन का रूल है, या तो अपोजिट साइन होने चाहिए और जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए कैंसिल आउट होने के लिए। एलिमिनेशन मतलब कैंसिल, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर वो प्रोसेस फॉलो करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। हम किससे कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन से। फटाफट देख सकते हैं कि y की वैल्यू क्या है, हमें डायरेक्ट दे रखी है। y की वैल्यू 2x - 2 या y इज इक्वल टू 4x - 4। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए और अपनी x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फिर x की वैल्यू निकालकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर। चलिए करते हैं।
y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। तो y की ये वाली वैल्यू है, इसे 1 में पुट कर दीजिए, या फिर आप इस इक्वेशन को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, चलिए करते हैं। पुट इन 1 4x माइनस 4, यहाँ जब 1 में पुट करा तो y की जगह क्या करेंगे? 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, अब 4x यहाँ पर है, 2x वहां पर है, दोनों वेरिएबल एक तरफ ले आते हैं। 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4। 4x माइनस 2x क्या आएगा? 2x आएगा कि नहीं? 2x। और 4x यहाँ पर 4x नहीं है, 4 माइनस 2 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आई? 1। इससे हमें क्या पता चला? नंबर ऑफ पैड परचेज कितनी है? 1। चलिए अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट इन 2, चलिए इसे 2 में पुट कर दे। पुट इन 2, चलिए इसे 2 में पुट कर दे। अब 2 में जब हमने पुट करा, y x की वैल्यू क्या है? 1, तो y इज इक्वल टू क्या आया? y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0। सॉरी, y इज इक्वल टू 0। हमें इससे क्या पता चला? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। मतलब क्या पता चल रहा है इससे? कि पैंट्स ज्यादा महंगी होंगी और पैंट्स ज्यादा अच्छी भी होंगी, तो उसने पैंट्स ही खरीदी कि नहीं? बिल्कुल खरीदी। चलिए ये हमारी x और y की वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कॉपी में एक बार रिवाइज भी करिए। तो चलिए गाइस, अब अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। अगला तो नहीं, ये पहला था, मगर मैं आपको बताना भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं, मेरे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर लिखकर। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप टू परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। रोमिला कोई लड़की है, वो शॉप पर गई 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर खरीदने। कितने रुपए में? 9 रुपए में। अब क्वेश्चन में लिखा था, हर फ्रेंड सोनाली सॉ न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स विद, ये क्या नाम है लड़की का? रोमिला। मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि ये हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बातें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। हमें किससे मतलब है? हमें मेन बात से मतलब है, जिसके बेसिस पर हम अपनी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, अब मैंने वो नहीं लिखा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिख दिया। हर फ्रेंड सोनाली बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर ऑफ सेम काइंड। उसने भी, जो रोमिला ने इरेजर खरीदी थी और पेंसिल उसी काइंड की 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर खरीदी। कितने रुपए में? 18 रुपए में। अब ये कह रहे हैं रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब बताइए अलजेब्रिकली इसे मैं दिखाऊं या ग्राफिकली? ग्राफिकली तो आपको आता ही है करना, क्योंकि आप बहुत ही होशियार हो चुके हैं अब मैथ्स में। ग्राफिकली तो आप करके दिखा देंगे। क्या आप अलजेब्रिकली बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो क्या मैं आपको अलजेब्रिकली बता दूं? ग्राफिकली आप खुद कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया। तो चलिए अलजेब्रिकली इस इक्वेशन को मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, दोनों इक्वेशन। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर 9 रुपए में मिल रही है। 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर किसके इक्वल है? 9 रुपीज के इक्वल है। 9 रुपीज करेंसी 9 रुपीज के इक्वल है। तो हम किस में लेट करेंगे? क्योंकि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर, मेन मोटो क्या है क्वेश्चन का? पेंसिल और इरेजर के बारे में बात करना, तो हम उन्हें ही लेट करेंगे वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पर दिख रहा है 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपीज के इक्वल है। मतलब 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर एक करेंसी के इक्वल है, कॉस्ट के इक्वल है, कॉस्ट। तो हम क्या लेट कर लेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर y। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equal to x, let the cost of 1 eraser is equal to y। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशंस दे रखी है इन्हें हम अलजेब्रिकली नोट डाउन कर देते हैं। अब आप ज्यादातर सोचते होंगे कि हम एक की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करते हैं। अब आप सोचिए, एक की वैल्यू हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं हम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक टॉफी की कॉस्ट 5 रुपये है। रेफरेंस क्या है? एक टॉफी की कॉस्ट है 5 रुपीज। एक टॉफी कितने में आ रही है? 5 रुपीज में। ठीक है, बहुत महंगी है, कोई बात नहीं। एक टॉफी 5 रुपीज में, तो बताइए 5 टॉफी कितने में आएंगी? एक की वैल्यू हमें पता है, एक की वैल्यू अगर 5 है, हमें रेफरेंस पता है 1 टॉफी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 की कितनी होगी? 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। यही होगी कि नहीं? बिल्कुल यही होगी। तो हमने क्या करा, अपना जो रेफरेंस था हमारे पास 1 इज इक्वल टू 5, एक टॉफी की है 5,
रुपीस कीमत, तो हमें क्या उसी रेफरेंस की हमने मल्टीप्लाई कर दी। रेफरेंस क्या है 5 है यहाँ पर रेफरेंस हमारा। जो भी हमें क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसकी हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमारे रेफरेंस में और हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि है 25। क्या क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो क्वांटिटी दे रखी है उसकी उसमें फटाक से मल्टीप्लाई कर आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे हमने यहाँ पर करा, एक की अगर x है, एक पेंसिल की अगर x है कॉस्ट, तो 2 पेंसिल की कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं, 2x होगी कि नहीं। वैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 5 की हमने 5 में मल्टीप्लाई करी 25। ओरिजिनल रेफरेंस यहाँ पर हमारा क्या है 1 इज इक्वल टू एक्स। एक पेंसिल की कीमत क्या है x रुपीज, तो 2 की कितनी होगी x इंटू टू, जैसे यहाँ पर 5 इंटू 5 करा था, x इंटू 2 क्या आ जाएगा 2x। समझ गए आप, बहुत बढ़िया। चलिए अब एल्जेब्रिकली इस इक्वेशन को नोट डाउन करते हैं। 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज इक्वल टू 9 रुपीज। ठीक है, 2 पेंसिल मतलब 2x। अब यहाँ पर प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है 9, टोटल मतलब टोटल में ऐड होगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन 4 पेंसिल 6 इरेजर 18 रुपीज की। 4 पेंसिल्स, एक की x है तो 4 की कितनी की 4x प्लस 6y, एक इरेजर की y है तो 6 की कितनी होगी 6y। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 18। दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे सॉल्व करें, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दे, बिल्कुल कर दे। चलिए करते हैं। ऊपर चलिए x का वेरिएबल सेम करके देखते हैं कैसे करेंगे सेम। दोनों का एलसीएम क्या है 4 और 2 का एलसीएम क्या है 4 है कि नहीं। दोनों का एलसीएम क्या है 4 है कि 2 है। क्या बात कर रहे हो भाई, 2 है एलसीएम। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था। दोनों का एलसीएम क्या है 2 है। चलिए एलसीएम 2 है तो हम ऊपर नीचे 2 बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं। तो चलिए अब इनके जो कोफिशिएंट है ये हम सेम करना चाहेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन में हम कोफिशिएंट सेम कर ऑपोजिट साइन करके फिर उन्हें कैंसिल कर देते हैं। बताइए किसका कोफिशिएंट सेम करूं, x का या y का। चलिए x का कर देते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या है 2, 4 का एलसीएम क्या है 4 है एलसीएम, है कि नहीं। बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर 4 बनाना चाहेंगे। ऊपर 4 कैसे बनाएंगे इंटू 2 कर दें अगर ऊपर, नीचे 4 कैसे बनाएंगे अगर इंटू 1 कर दे। इसमें देखिए क्या करेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये क्या हुआ, ये तो एकदम सेम है, दोनों इक्वेशन एकदम सेम है। मतलब क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये 18 प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया, या फिर हमारा आंसर क्या है। रिमाइंडर की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर, रीजन थोड़ी हो रहा है। क्या बात करता हूँ मैं अभी, कोई बात नहीं। देखिए हमारा क्या आंसर आया, फाइनल रिजल्ट 0 आया। मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, आपने चेक नहीं किया गया। देखिए 2 a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पर 2, a2 क्या है 4 इज इक्वल टू b1 क्या है यहाँ पर 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 9, मगर इधर आकर माइनस का हो जाएगा जब इधर आएगा, और इधर 18 भी माइनस का। 1/2 1/2 1/2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। किसकी आए c1 अपॉन c2 किसकी कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है कि नहीं। मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक कोइंसिडेंट लाइन के एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन में। कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के। देखिए हमें इससे क्या पता चला, x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आएगी। इसमें हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे नो स्पेसिफिक पॉइंट देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। सो गाइस अब अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7। 2 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो क्या है 9:7 है। चलिए ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब जो वो खर्च करते हैं, दोनों लोग जो खर्च करते हैं पैसा, उसका रेशियो क्या है, उस पैसे का रेशियो क्या है 4:3 है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, मतलब वे दोनों
₹2000 पर मंथ बचा लेते हैं, दोनों ₹2000 पर मंथ बचा लेते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। अब रेशियो देखिए 9:7, 4:3। रेशियो क्या होता है, एक फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक फ्रैक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, रेशियो। जैसे कि मैंने आपका 2/3, 2/3 या 2 और 3, 2 और 6 दो नंबर हैं, इनका आपको रेशियो निकालना है। कैसे रेशियो निकालेंगे आप, 2/6 आ गया अपॉन में 2 1 जा 2 3 जा, रेशियो क्या आ गया 1:3, ये रेशियो आ गया। अब या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए या आप इसे ऐसे लिख लीजिए, बात क्या है, सेम है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पर 1:3 सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वैसे ही यहाँ पर 9:7 ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। अब जो इनकम होगी मंथली इनकम, और जो यहाँ पर इनकम का रेशियो दे रखा है, हमें जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रखा है। वे 9 या 7 रुपए तो ऐसे कमाते नहीं होंगे, नहीं कमाते होंगे, बिल्कुल नहीं कमा सकते वे 9 या 7 रुपए। तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सिंप्लीफाइड फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1:3, 1:3 को मैं 2:6 में लाने के लिए, इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन में लाने के लिए मैं क्या करूं, किस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं, जो ये सेम हो जाए। किस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, तो क्या आएगा 2:6 या 2/6, ये हमारा ओरिजिनल रेशियो मिल गया हमें। वैसे यहाँ पर भी कुछ होगा, क्या पता वो 1000 हो कॉमन नंबर, क्या पता वो 1000 हो, क्या पता वो 10,000 हो या 1,00,000 हो, बताइए, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। तो उस नंबर को हम क्या मान लेंगे, उस नंबर को क्या मान लेंगे हम, बताइए, x मान लें या नहीं, बिल्कुल मान लेते हैं उस नंबर को x। तो हमारी मंथली इनकम क्या हो जाएगी, ओरिजिनल मंथली इनकम। रेशियो ऑफ इनकम तो हमें दे रखा है, हमें आखिर में क्या निकालनी है, मंथली इनकम निकालनी है दोनों की। तो मंथली इनकम कैसे निकलेगी, जब हम अपने फ्रैक्शन में, जैसे कि यहाँ पर 9 है, इसमें हम कोई नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगा। यहाँ भी नीचे भी 7 में भी किसी कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगा, और वो एक कॉमन नंबर होगा। तो उस कॉमन नंबर को हमने क्या मान लिया, हमने इस कॉमन नंबर को x मान लिया। जैसे यहाँ पर हमने देखा 2:6 के केस में एक कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर ऊपर 1 आया और यहाँ पर नीचे 3 आया, एक कॉमन नंबर क्या है 2 है, क्योंकि जब हमने 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 2:6, ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। वैसे ही यहाँ पर हमने कोई कॉमन नंबर x मान लिया, तो हमारा ओरिजिनल जो इनकम है दोनों पर्सन की क्या आ गई, एक की आ गई 9x, एक की आ गई 7x। आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। तो चलिए अब इसे लिख देते हैं, कैसे, लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या मान लिया हमने, x मान ली। x कैसे मान ली, हमारी मंथली इनकम क्या आई है फर्स्ट पर्सन की, 9x आई है। ये तो एक कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर की हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमें मंथली इनकम या फिर ओरिजिनल इनकम मिल पाएगी। तो 9x, लेट द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन क्या आ गई, 7 में हमने x की मल्टीप्लाई करी 7x। देखिए हमने इनकम फाइंड आउट कर लिया दोनों पर्सन की, मगर वेरिएबल की टर्म में, ओरिजिनल नहीं, वेरिएबल की टर्म में। अब आगे आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो वो करते हैं, इसमें भी कोई कॉमन नंबर होगा, कोई कॉमन नंबर होगा कि नहीं, जो दोनों इस रेशो में 4:3 में जो कोई कॉमन नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो उस कॉमन नंबर को क्या मान लेते हैं हम, y। तो जब हम y की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 4y/3y, या फिर कह सकते हैं 4y/3y, ये भी कहा जा सकता है। तो चलिए लेट कर लेते हैं, पहले पर्सन की इनकम
को तो हमने 9x मान लिया, दूसरे पर्सन की इनकम को हमने 7x मान लिया। अब एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, तो अब फिर से लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, क्या मान लिया हमने, 4y मान लिया। यहां पर कॉमन नंबर, क्योंकि हम x तो मान नहीं सकते, x हमने मंथली इनकम के लिए माना है, और यहाँ पर हम मंथली एक्सपेंडिचर के लिए y मान रहे हैं, एक कॉमन नंबर। x नहीं मान सकते, क्योंकि x हमने मंथली के लिए मान लिया, y हम एक्सपेंडिचर के लिए मान रहे हैं। तो लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट आना था, सॉरी, फर्स्ट पर्सन st, फर्स्ट एंड बी, सेकेंड फर्स्ट, और सेकेंड पर्सन के लिए क्या मान लिया हमने, 3 में जब हम उस कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। ये हमने अपने वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए। अब बस क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर एल्जेब्रिकली इक्वेशन को नोट डाउन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000, अब सेविंग की बात आ रही है, दोनों किसके इक्वल हैं, सेविंग के इक्वल है। सेविंग, ये सेविंग है हमारी, 2000 रुपीज हमारी सेविंग है। अब आप खुद सोचिए सेविंग कैसे मिलती है, कैसे मिलती है हमें सेविंग, जब हम अपने इनकम में से जो हमने खर्चा करा है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलती है, हमारी सेविंग मिलती है। 1 लाख में से 50,000 15,000 माइनस कर दिया 50,000, तो आपको क्या मिला 50,000, जो कि क्या है, हमारी सेविंग है, या आपने सेव कर लिए 50,000। ऐसे हम यहां पर करेंगे, हमारी इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है दोनों पता है, और सेविंग के इक्वल इन्हें पुट अप करना है। कैसे करेंगे, जब हम अपनी इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमें हमारी सेविंग मिलेगी। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब देखिए हमारे पास इनकम है फर्स्ट पर्सन की 9x, दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है, वो पहले पर्सन की इनकम है 9x और पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 4y। तो हम इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेविंग मिलेगी, जो कि है 2000। ठीक है, चलिए पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरे पर्सन की इनकम माइनस इस दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर क्या है 2000 इक्वल टू 2000 रुपीज। अब आपके पास पहली इक्वेशन भी है, आपके पास दूसरी इक्वेशन भी है। अब आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। सो गाइस चलिए अब इनके जो कोफिशिएंट है इन्हें सेम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। बताइए किसके सेम करूं, 9, 7 या 4 या 3? x का कोफिशिएंट सेम करूं या y का कोफिशिएंट? खुद सोचिए, आसान किसमें है, 9 7 या 63, 7 9 या 63। इसमें हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम y को देखते हैं, 4y और 3y, 4 3 12, 3 4 12, कम नंबर है, छोटा नंबर है, तो हम छोटे नंबर की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर भी क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और सॉल्व आउट करने में भी आसान लगेगा। तो चलिए y को सेम करते हैं। ऊपर किसकी मल्टीप्लाई करूं जो y सेम आ जाए, 3 की मल्टीप्लाई करूं, 4 3 12, और नीचे किसकी मल्टीप्लाई करूं, 3 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल। चलिए अब 9 3 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 3 2 6000। अब यहाँ पर 7 4 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8। कितनी जीरो है, 3 0 आ गया। कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं मगर सेम साइन है। अपोजिट साइन करने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहां पर ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। चलिए माइनस के 28x प्लस का 27x क्या आ गया, माइनस ऑफ x।
ये कैंसिल आउट इज इक्वल टू 8,000 में से 6,000 गए 2,000, मगर किसका माइनस का 2,000, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2,000। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2,000 रुपीज। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है, y की तो मिली ही नहीं, बिल्कुल। चलिए y की भी फाइंड आउट करते हैं। 14(1) फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट अप करते हैं इसे। ओरिजिनल इक्वेशन ये है हमारी, भूलिए मत, ओरिजिनल इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट अप करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2,000 यहाँ पुट कर दी, तो 9 इंटू एक्स की जगह क्या आ गया 2,000 माइनस 4y इज इक्वल टू किसके है 2,002। ओके चलिए 9 इंटू 2 18, कितनी जीरोस हैं 3 जीरोस। ओके अब माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 2,000, माइनस ऑफ 4y यहीं आ गया, 8,000 में से 2,000 गए, 18,000 में से, सॉरी 18,000 में से 2,000 गए, तो बताइए कितने बचेंगे 16,000 बचेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा एरिया इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए मैंने कर दिया है। अब माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 18,000 माइनस ऑफ 2,000 क्या आ गया, माइनस का नहीं, ध्यान से देखिए, माइनस यहां आएगा कि यहां आएगा, माइनस ऑफ 18, देखिए दोबारा, ये 18 इधर प्लस का था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2,000 माइनस ऑफ 18,000। बताया कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं आती है कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी सही कर लेते हैं। 2,000 माइनस ऑफ 18,000। ओके अब 18,000 में से 2,000 गए, कितने बचेंगे 16,000 माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 16,000। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि 18,000 बड़ा है और माइनस के साइन के साथ है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 16 4 टाइम्स, कितनी जीरोस है 3 जीरोस, तो 4,000। y इज इक्वल टू 4,000। अभी खुश मत होइए, हमें हमारे सिर्फ x और y वेरिएबल की वैल्यू मिली है, हमें मंथली इनकम नहीं पता है कितनी है। मंथली इनकम को हमने क्या माना था 9x, दूसरे पर्सन की भी मंथली इनकम को क्या माना था हमने 7x, ठीक है। x कॉमन है, तो वो कॉमन नंबर क्या है, वो है 2,000, और हमने मंथली एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर लिया। चलिए भले ही क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, मगर हमने एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर लिया। देखिए हमने एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है ये कॉमन नंबर एक्सपेंडिचर था, जो कि है 4,000। अब हमें हमारे x की वैल्यू भी पता है, हमें हमारे y की वैल्यू भी पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर कर फटाफट से अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए मैं इरेज करता हूं पहले, देखिए मैंने इरेज कर दिया है यहाँ से। बताइए क्या क्या वैल्यू आई थी 4,000 और 2,000। y इज इक्वल टू 4,000, x इज इक्वल टू 2,000, ठीक है। अब फॉर मंथली इनकम मैंने आपको y की वैल्यू भी इसलिए निकाल के बता दी कि क्या पता एग्जाम में थोड़ा सा चेंज होकर आ जाए क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर के बारे में भी पूछ रहे हो, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो फॉर मंथली इनकम फर्स्ट पर्सन क्या होगी 9 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। सेकेंड पर्सन क्या होगी 7 इंटू 2,000 इज इक्वल टू क्या 14,000 रुपीज। अब फॉर एक्सपेंडिचर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन क्या माना था 4y के लिए क्या होगा 4 इंटू y की वैल्यू क्या है 4,000। ओके चलिए क्या आ गया 16,000 रुपीज। रुपीज का साइन लगाना मत भूलिए, इससे आपके नंबर कट सकते हैं, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता। सेकेंड पर्सन एक्सपेंडिचर के लिए निकाल रहे हैं हम, फॉर एक्सपेंडिचर फॉर मंथली इनकम
ठीक है। सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा, 3 इंटू 4000 क्या होगा, 4 3 12,000 रुपीज। इस तरह से हमने मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 66। यानी कि हमने एक नंबर लिया जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर है, फिर हमने उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दिया उस नंबर की डिजिट्स को, फिर हमने उन दोनों नंबर को लिया और कंबाइन कर दिया। कंबाइन कर दिया मतलब ऐड कर दिया, और ऐड कर हमें रिजल्ट मिला 66। एग्जांपल लेकर समझाइए। बिल्कुल लीजिए, मैंने कोई नंबर ले लिया 12 और मैंने इसका रिवर्सिंग ऑर्डर एक और नंबर ले लिया, मतलब डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया। 2 यहां पर आ गया, 1 यहां पर चला गया, क्या आएगा 21। फिर हमने इनको ऐड कर दिया, क्या आएगा रिजल्ट 33। यहां पर हमें रिजल्ट 33 मिला है और यहां पर 66 मिला है, ठीक है, ऐड करने पर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, उस नंबर की डिजिट्स डिफर बाय 2, मतलब डिजिट्स के बीच का डिफरेंस क्या है, डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 2 का डिफरेंस है। देन फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। और आखिरी में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर है, मतलब एक नंबर नहीं है 2 नंबर है। चलिए समझते हैं आखिर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, तभी वे चीजें हमें क्या लगती हैं, आसान लगती हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब एक 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 20 है, 20 नहीं, चलिए 26, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसे हम कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं आप कैसे लिखते हैं नंबर की। देखिए जितनी डिजिट आगे होती है उस नंबर के उतनी ही जीरो हम लगाते चले जाते हैं। जीरो मतलब उतने ही हम 10 की पावर से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक जीरो है तो 10 टू द पावर 1, अगर एक डिजिट है तो 10 टू द पावर 1, अगर 2 डिजिट है तो 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या है 100। अगर 3 डिजिट्स हैं तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000। समझे। वैसे ही यहाँ पर 2 के आगे कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो 10 टू द पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1 मतलब 2 इंटू 10। अब 6 के बाद कितने डिजिट है, 0 डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 0। अब 2 इंटू 10 क्या आएगा 20, और कोई चीज रेज टू 0 मतलब 1, तो 6 इंटू 1, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। हमें वो रिजल्ट मिल गया, हमारा ओरिजिनल नंबर मिल गया। तो हमने इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख दिया, उसके डिजिट्स की फॉर्म में हमने उसे ऐसे लिखा 2 इंटू 10 और 6 इंटू 10 रेज टू 0, या फिर 6 इंटू 1 लिख दी थी, सीधी बात को रखने के लिए 6 इंटू 1 कर दिया क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं थी, ठीक है। तो हमने उस नंबर को उसकी डिजिट्स की फॉर्म में सिंप्लीफाई ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में डिजिट्स के बारे में बात हो रही है, सारी जानकारी हमें किस में दे रखी है, डिजिट्स के बारे में। अगर डिजिट्स रिवर्स हो गई, डिजिट्स के बीच में डिफरेंस अगर 2 का है, तो मेन मोटो क्या है क्वेश्चन का, डिजिट्स के बारे में बात करना। तो हम उन्हें क्या लेट कर लेंगे, वेरिएबल्स में लेट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि एक नंबर की जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, जो 2 डिजिट में नंबर होता है उसकी ये होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म एसपी, सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब हम इसे अलग तरह से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई नंबर, ये नंबर है कोई नंबर 10th प्लेस पे, एन टी का मतलब 10th प्लेस पे, क्योंकि ये 2 के किस प्लेस पर है 10th प्लेस पे, तो एन टी इंटू 10 प्लस आखिर में जो एन है एन यू, यूनिट प्लेस के लिए यू, एन टी इंटू 10 प्लस एन यू। एन टी मतलब कोई नंबर 10th प्लेस पर है, उसकी हमने 10 में मल्टीप्लाई कर दी, और जो नंबर यूनिट प्लेस पर है उसे हमने एज इट इज ऐड कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे एक नंबर को। सबसे पहले हमें 10th प्लेस और यूनिट प्लेस के लिए क्या लेट करने पड़ेंगे, वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे। हम एन टी और एन यू तो लिख नहीं सकते, और चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है 2 वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर वेरिएबल तो लेट करने ही पड़ेंगे। चलिए वेरिएबल में ही लेट करते हैं। इसे क्या करते हैं, लेट द 10th
10th डिजिट या फिर 10th प्लेस, THS 10th प्लेस इज इक्वल टू x लेट कर लिया हमने, और लेट द यूनिट्स प्लेस ये क्या थी, 10th प्लेस थी, 10th, और ये क्या थी, यूनिट्स प्लेस। ठीक है, आपको याद है ना ये बात? ओके, लेट द 10th प्लेस बी x, यूनिट प्लेस बी y। अब हम ये जो नंबर है हमारा 10 और y की, ये जो हमें डिजिट्स मिल गई है दो, इससे हम कंबाइन करके क्या नंबर लिख सकते हैं, एक्स वाई एक नंबर लिख सकते हैं कि नहीं? बड़ा अटपटा सा लगेगा, ऐसे कोई नंबर नहीं लिखा जाता, ऐसा तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इस नंबर को लिखेंगे, बिल्कुल लिख ही देंगे। चलिए लिखते हैं, 10th प्लेस पे क्या नंबर है हमारा, x जो हमने लेट करा है, इनटू हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट प्लेस पर क्या नंबर है, y, तो उसे एज इट इज लिख देंगे। कैसे लगेगा ये, 10x प्लस y, हमें हमारा ओरिजिनल नंबर क्या मिल गया, 10x प्लस y। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इस नंबर की डिजिट्स को हमने जब रिवर्स कर दिया, अब जैसे यहाँ पर हमने डिजिट्स को कैसे रिवर्स करा था, 12 की डिजिट्स को 2 इधर आ गया था, 1 इधर चला गया था, वैसे ही यहाँ पर होगा। यूनिट डिजिट पर क्या है, y कहाँ आ जाएगा, x की प्लेस पर, और x का चला जाएगा y की प्लेस पर। ठीक है, तो नंबर बाय रिवर्सिंग द डिजिट क्या आएगा, 10y प्लस x, ये हमें दूसरा नंबर मिल गया, पहला नंबर ये मिल गया, दूसरा नंबर ये मिल गया। अब इन दोनों का सम क्या है, 66 है इन दोनों का सम, तो हम इक्वेशन में इसे कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज कर लेता हूं फटाफट से, इस एरिया को मैं इरेज कर देता हूं जिससे मैं आपको आगे समझा पाऊं। देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों, ये जो हमें दो डिजिट्स मिल गई हैं या दो नंबर्स मिल गए हैं हमें, इनका हमें एडिशन क्या दे रखा है, 66। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू क्या है, 66 है। अब चलिए ऐड करते हैं, 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, कंफ्यूजिंग नहीं रखना है, सिंप्लीफाइड, सिंपल रहना है एकदम। चलिए ऐसे लिख दिया हमने। अब एक 10x एक x, एक 10y एक y, तो 10x में हमने एक x ऐड कर दिया, क्या आ गया, 11x। इसी के साथ 10y में हमने एक y ऐड कर दिया, क्या आ गया, 11y, इक्वल टू किसके है, 66। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम इसे, बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 66। आखिर में हम 11 को उधर भेज देंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 66 अपॉन 11, क्या आ गया, x प्लस y इज इक्वल टू 11 6 66, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6। देखिए पहली इक्वेशन हमें मिल चुकी है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहली जानकारी से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अब दूसरी जानकारी क्या है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। चलिए अब ये जो हमने डिजिट सिलेक्ट करी है यूनिट प्लेस और 10th प्लेस में, इनके बीच में हमें डिफरेंस क्या दे रखा है, 10 का दे रखा है, वो 2 का डिफरेंस दे रखा है। तो चलिए उसमें हम इसे लिख देते हैं। तो देखिए मैंने इरेज कर लिया है। अब आगे जानकारी में क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर नंबर की डिजिट्स के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए डिफरेंस भी लिख देते हैं फटाफट से। क्या लिखूं मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, केस सेकेंड लिख लीजिए। और जो एक फर्स्ट इक्वेशन ये जो हमने बनाई थी, इसके आप टॉप पर केस फर्स्ट लिख दीजिए, ऐसे कॉपी की साइड में जहां से आपने स्टार्ट करा है वहां पर केस फर्स्ट और यहाँ पर केस सेकेंड लिख दीजिए, क्योंकि अब हम दूसरी जानकारी से शुरू कर रहे हैं इसलिए। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 2 का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या मैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं क्या,
नहीं लिख सकता? नहीं, लिखा जा सकता है ऐसे भी। क्यों नहीं क्यों लिखा जा सकता है ऐसे? देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा 12 कोई नंबर है, इसकी क्या है, यूनिट्स प्लेस बड़ी है, ठीक है, यूनिट्स प्लेस हमने क्या मानी है, y, ये वाली कंडीशन फुलफिल है। अब मैंने क्या कहा, 21 कोई नंबर है, यहाँ पर क्या है, टेंस प्लेस बड़ी है इसकी, तो मैं बड़े में से छोटा घटाऊंगा, टेंस प्लेस क्या है x, तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर हमें अभी तक नंबर पता नहीं चला है कि क्या नंबर है, हमें नंबर्स की डिजिट नहीं पता है, या तो वो 21 हो सकता है, 51 या 15, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, 51, 15। इसकी क्या है, इसकी यूनिट्स प्लेस छोटी है मगर इसकी यूनिट्स प्लेस बड़ी है 15 की। ऐसे क्या है, हमें नहीं पता कि कौन सी डिजिट बड़ी है, यूनिट्स प्लेस बड़ी है या टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो बड़ी है, वंस प्लेस या टेंस प्लेस कौन सी बड़ी है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, दो केसेस बन जाएंगे हमारे, हम दो केसेस बना देंगे, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें यहाँ पर पक्का नहीं पता कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो यहाँ से तो हमारी 3 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मतलब हमें इन्हें अलग अलग इक्वेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 के साथ, क्योंकि इक्वेशन 1 के लिए तो हम पक्के हैं कि इक्वेशन पहली जानकारी से हमें यही इक्वेशन मिलेगी, मगर दूसरी जानकारी से हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी कौन सी इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी या इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। तो इसलिए हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 के साथ इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा और x और y की कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं, मैं फटाफट से इरेज करता हूं यहाँ से। देखिए केस सेकंड में हमें क्या मिली है, दो वैल्यू मिली है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए अब मैं इरेज करता हूं, देखिए मैंने लाइन खींच ली है बीच में। अब फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पर ऊपर लिख दीजिए ऐसे। अब इन्हें आगे सॉल्व कीजिए, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से हम x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, नीचे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही साइंस अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है प्लस में अगर साइंस अपोजिट हो तो वे कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर माइनस में साइंस अपोजिट ना हो, अगर माइनस में साइन अपोजिट ना हो, सेम हो, जैसे कि माइनस का 2 और माइनस का 2, और हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो, कैंसिल आउट करना हो, तो क्या करेंगे, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ पर जो माइनस होगा नीचे वाले नंबर की जब हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन में साइंस अपोजिट है y के, तो हम फटाफट से कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें यहाँ से क्या पता चला, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4, पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट अप कर दिया, क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये, थर्ड इक्वेशन क्या है, ये। फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट अप कर दिया x की वैल्यू क्या है 6 प्लस y इज इक्वल टू 6, नहीं x की वैल्यू तो 4 है, सॉरी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2, तो हमें हमारा फर्स्ट नंबर क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर के लिए हमें फाइंड द नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट से फाइंड नहीं करना है, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। जो हमारा ओरिजिनल नंबर था इसके लिए हमने क्या लेट करी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लेट करी थी, 10 into x प्लस वाई, ये तो लेट करी थी हमने, तो x और y की वैल्यू पुट अप कर देते हैं, 10 into 4 प्लस y की जगह क्या है 2, तो 42, ये हमें हमारा पहला नंबर मिल गया। पहली ये जो हमने दो इक्वेशन लेट करी है, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो हमें हमारा पहला नंबर क्या मिला 42। अब हम फर्स्ट और थर्ड को भी लेके चलते हैं और अपना दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि आखिर में क्या पूछा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब एक नंबर नहीं, एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा कैसे मिलेंगे, जब हम इससे और इसको फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देंगे, सीधी बात है। चलिए कर देते हैं, इक्वेट नहीं सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा यहाँ पर लिखिए 4,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड y माइनस x इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब y माइनस एक्स, क्या मैं इसे माइनस एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकता, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पर। अगर मैं y को y के नीचे लिखूंगा तो साइंस चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। ठीक है, चलिए मैंने सही लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब मुझे फिर से साइन चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं है। मुझे दिख रहा है कि x जो वेरिएबल है उसका साइन अपोजिट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ऐड x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या मिलेगी यहां से, 4, y की वैल्यू क्या आएगी, 4। अब आगे क्या कह रहा है ये, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करना है, पुट इन 1। फटाफट से हम 1 में पुटअप कर देते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की जगह क्या डाल दिया हमने, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई कि नहीं? चलिए आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें दूसरे इसके लिए हमें क्या नंबर मिल रहा है, y की जगह हमें क्या मिल रहा है, 4, और x की जगह क्या मिल रहा है हमें, 2, तो 10x, x की जगह क्या रख लेंगे अब हम 2, प्लस y की जगह हम क्या रख देंगे, 4, यहाँ से नंबर क्या मिलेगा, 24, क्योंकि हमें ओरिजिनल नंबर के बारे में बात करनी है। ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, या तो 42 हो सकता है या 24 हो सकता है। सो यहां पर आप लिख देंगे ऐसे, फॉर दिस इक्वेशंस, फॉर दीज these equations the number obtained is 42। इन इक्वेशन से हमें क्या नंबर मिला है, 42, यहां पर मैंने आपको दिखा दिया। और ऐसे ही यहां पर लिख देंगे, फॉर these equations the number obtained is 24। इन इक्वेशन से हमें क्या नंबर ऑब्टेन हुआ है, 24। इस इक्वेशन से हमें क्या नंबर ऑब्टेन हुआ है, 42। तो अभी हमारे नंबर्स क्या मिल गए, 24 और 42 में 2 नंबर्स हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही किया है कि नहीं? चलिए, जो हमें ये जो जानकारियां दे रखी हैं इसमें हम इन्हें पुट कर देते हैं वेरीफाई करने के लिए। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हमें 2 डिजिट, जो 2 नंबर थे हमारे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इनका सम हमें क्या दे रखा था, 66 दे रखा था कि नहीं, बिल्कुल दे रखा था। और हमें हमारे फर्स्ट और हमें हमारे 2 नंबर मिल चुके हैं। पहला नंबर क्या मिला है, 42, प्लस दूसरा नंबर क्या मिला है, 24 इज इक्वल टू 66। आना चाहिए कि नहीं, देखते हैं। 42 प्लस 24 66 इज इक्वल टू 66। अब क्या पता मैं इस ये जो हमने पहली और दूसरी इक्वेशन पहले इक्वेट करी है, अगर मैं पहली और तीसरी इक्वेशन पहले इक्वेट कर देता तो मुझे पहला नंबर क्या मिलता, 24 मिलता कि नहीं, बिल्कुल मिलता। और दूसरा नंबर फिर मुझे क्या मिल जाता, 42 मिल जाता। देख लेते हैं कि हमें फिर से यही मिलेगा क्या। पहले हम 24 लिख देते हैं प्लस 42। अगर मुझे 24 पहले मिला होता, क्या ये 66 के इक्वल है, देखते हैं। 24 प्लस 42 फिर 66 आएगा, 66 इज इक्वल टू 66। मतलब हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब आगे भी देख लेते हैं वेरीफाई कर कि हमें जो बात की जानकारी दे रखी है ये उसमें भी फिट होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। डिजिट्स के बीच में दे रखा है डिफरेंस 2 है, तो डिजिट्स क्या है यहाँ पर हमारी, 4 है या 2 है, या तो हमारी डिजिट 4 है या हमारी डिजिट क्या है, 2 है। देखते हैं, अगर 42 देखते हैं, 42 नंबर जो है, 42 की डिजिट क्या है, फर्स्ट यूनिट प्लेस पर डिजिट है 2, यूनिट प्लेस पर डिजिट है 2, टेंस प्लेस पर डिजिट है 4। डिफरेंस देखते हैं, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं, 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल आ गया। अब दूसरा भी देख लेते हैं। 24 के लिए यूनिट प्लेस क्या है 4, टेंस प्लेस क्या है 2, टेंस प्लेस क्या है 2। अब बड़े में से ही छोटा घटाते हैं, भले ही यहाँ पर यूनिट प्लेस बड़ी हो और यहाँ पर यूनिट प्लेस छोटी हो, मगर हम क्या करेंगे, बड़े में से ही छोटा घटाया जाता है। तो हम क्या करेंगे,
4 माइनस टू, 4 माइनस टू देखते हैं इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं। 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। देखिए इससे भी हमारा LHS और RHS इक्वल आया है, यहां से भी LHS, देखिए LHS इक्वल टू RHS, देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, सबसे हमने देख लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS है। तो मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है, हमें नंबर एकदम सही मिले हैं 42 और 24, हमने वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो गाइस अब अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि p की किस वैल्यू के लिए ये जो हमें इक्वेशंस का पेयर दे रखा है ये हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी हमारी। सो गाइस तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशंस होती थी, यहां देखिए। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी क्या कंडीशन होती थी, देखिए यहां लिख रखा है मैंने रिमेंबर में, जब a1/a2 इट डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तो हमें क्या मिलेगी, इंटरसेप्टिंग लाइन मिलेगी, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा, और फिर हम इस पॉइंट की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड केस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मगर डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हमें क्या केस होता है, ये किसका केस होता है, पैरेलल लाइंस का, मतलब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हमें क्या देगी, कोइंसिडेंट लाइन देगी, मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जिन लाइन से मतलब जिन पेयर ऑफ लाइन से हमें सॉल्यूशन मिलता है हम उन्हें कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट कंडीशन वो होती है जिसमें हमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि हमें उसमें सॉल्यूशन मिलता है, कितने भी सॉल्यूशन हो चाहे एक सॉल्यूशन हो, बस सीधी सीधी बात यह है कि हमें सॉल्यूशन मिलता है। और इनकंसिस्टेंट लाइन क्या होती है, जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, यानी कि पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट। तो जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता उसे हम इनकंसिस्टेंट लाइंस कह देते हैं, और जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कंसिस्टेंट लाइन कह देते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p द इक्वेशंस, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, ये है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यहाँ पर a1 क्या है, a1 है ये 4, b1 क्या है p, c1 क्या है 8, a2 क्या है 2, b2 क्या है 2, c2 क्या है 2। यहां पर सब कुछ 2 2 2 2 है। अब इसके हम कैसे p की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, आप खुद एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्यूशन निकाल कर दिखाइए। बहुत बढ़िया, कर दिया आपने सॉल्व, यही तो चाहिए। अब देखिए ये जो हमें कंडीशन दे रखी है ये यूनिक सॉल्यूशन की, इसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। तो यहाँ पर क्या होगा, a1/a2 सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो देयरफॉर a1/a2 क्या डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। a1 क्या है यहाँ पर 4/a2 क्या है 2, डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। b1 क्या है p, b2 क्या है 2, ये होना चाहिए क्या, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो हम यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ये इक्वल नहीं है। भले ही यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन इसे मानकर अपनी p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मगर इक्वल टू के साथ हमें स्लैश मारना पड़ेगा। अभी के लिए आप इस स्लैश को भूल जाइए, यहाँ पर खाली मानिए इक्वल टू है, इक्वल टू है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसे, p को यहीं छोड़ देंगे, 4 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमने देखा यहाँ पर
इक्वल डज नॉट इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू के ऊपर स्लैश है, इक्वल टू कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वल टू नहीं है, तो हमने यहाँ पर इक्वल टू काट दिया, मतलब p डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 4 के। तो अब हम इसे पूरे नंबर के लिए कैसे लिख सकते हैं, हम आखिर में लिखेंगे p कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट 4, क्योंकि p 4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये बात हमारी समझ आ गई और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 16। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब k की किस वैल्यू के लिए ये जो हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है ये हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी। फिर से देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं। अब लिखते हैं वापस से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ठीक है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ठीक है, अब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। a1/a2, a1 क्या है यहाँ पर, k है, ये रहा k है a1, तो k/a2 क्या है 12। यहाँ पर फिर से देखिए, आगे b1 क्या है, b1 है 3, b2 क्या है k। ओके, चलिए c1 क्या है, माइनस ऑफ k माइनस 3, ये b की एक कंप्लीट टर्म है, आखिरी में ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कैसे, देखिए अगर आपने k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा, कोई नंबर ही सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, अगर आपने k की जगह कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करा, सपोज 1 सब्स्टिट्यूट करा, तो 1 माइनस ऑफ 3 क्या आएगा -2, और -2 क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए माइनस ऑफ k माइनस 3 एक कंप्लीट नंबर होगा, और आखिर में अपॉन क्या है c2 k, क्योंकि k की जगह भी अगर आप कोई नंबर एज्यूम करेंगे तो हमें वो एक कांस्टेंट टर्म ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो तीनों ही इक्वल है, इक्वल तो है, यहाँ पर तीनों में ही वेरिएबल है, कोई भी प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कोई भी प्योर कांस्टेंट टर्म नहीं है जिसका यूज कर हम अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाकर सॉल्व कर ले, क्या कर सकते हैं, क्या पेयर बनाकर सॉल्व, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट 2 को ले लेते हैं, एक बार लास्ट टू को ले लेते हैं। पहले तो हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, फिर एक बार लास्ट 2 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये है लास्ट 2, फर्स्ट 2 लास्ट 2, ये स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए आगे क्या आएगा, टेकिंग फर्स्ट 2, FIRST फर्स्ट 2, टेकिंग फर्स्ट 2 k/12 इज इक्वल टू 3/k। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। k² इज इक्वल टू 12 36 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आएगी, ±6 आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी। अब आगे देखते हैं, लास्ट 2 को लेते हैं, टेकिंग लास्ट 2, टेकिंग लास्ट 2, लास्ट 2 में क्या करेंगे, 3/k इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और यहां पर भी ये k माइनस के साइन के साथ था, देखिए आपको माइनस तो साथ में लिखना ही है। अगर यहाँ पर ये जो kx है, यहाँ पर जो k है, k के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है वो पॉजिटिव, यहाँ पर हमने देखा k माइनस का है, तो हम माइनस के साइन के साथ पुटअप करेंगे इसे, जैसे हमने यहाँ पर पुटअप करा था माइनस ऑफ k माइनस 3, पूरे के पूरे साइन के साथ पुटअप करेंगे, खाली नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, तो k माइनस ऑफ 3/-k, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए कैंसिल हो चुका है, माइनस से माइनस गया, नीचे k से k कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पे है 3/2। अब क्या करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया, 2 इज इक्वल टू 6, तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3,
2 को ऑब्जेक्ट डिवाइड में भेजेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा लंबा प्रोसीजर फॉलो करने से अच्छा क्या है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है नीचे सेम नंबर है तो हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए अब 3 इज इक्वल टू है k माइनस 3k, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। हम यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और यहाँ पर k इज इक्वल टू 6 है, तो देयरफॉर 6 इज कॉमन, देयरफॉर द वैल्यू, देयरफॉर नहीं सो लिखिए, सो k इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए यह है हमारा एग्जांपल नंबर 16। सो गाइस अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 18। देखते हैं हमसे क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम। मतलब हमें इन इक्वेशंस के पेयर को रिड्यूस कर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम इन्हें कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जैसे ही इन दो इक्वेशंस को देखा, आपने इसमें क्या नया देखा, आपने ये तो देखा होगा x और y वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में है, और अब तक हमने क्या देखा है इक्वेशंस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली चैप्टर में जो कि 2 वेरिएबल में है, इसमें हमने देखा है कि जो x और y वाली टर्म्स है वे न्यूमरेटर में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, मगर शिफ्ट करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी रेसिप्रोकल को या फिर जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी चीज को शिफ्ट करते हैं तो उसके साथ माइनस की पावर आ जाती है। देखिए कैसे, अगर कोई नंबर है सपोज 2 और उस पर माइनस की पावर है, -1 कोई पावर है, और अगर हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसका एक ही मेथड है करने का, जो कि है इसका रेसिप्रोकल कर देना, जो कि हो गया 1/2 और इसकी पावर हो गई +1। और अगर हमें इस फ्रैक्शन को, जैसे कि यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी 1/x-1 एक फ्रैक्शन है, अगर हमें इस फ्रैक्शन को वापस एक कंप्लीट नंबर में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम ये जो रेसिप्रोकल है इसे हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, मगर इसके साथ एक माइनस की पावर और ऐड हो जाएगी। वैसे ही अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे 5/1x-1, इसे जब हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पूरा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 5 × x-1 5x-5, क्योंकि 5 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो -5 आ गया। अब हमने इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कराया तो इस होल पर -1 की पावर होगी, इसलिए ये जो x रेस टू है ये भी -1 होगा और -5 भी -1 होगा रेस टू। अब आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स होने की क्या कंडीशन है कि जो पावर है उसे एक होल नंबर होना चाहिए, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं और कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर कोफिशिएंट हो सकता है, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल है कोई बात नहीं, मगर पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, यह है -1 की पावर, तो इससे ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है ये। और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे ही अब हम x वाली टर्म को ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ एक माइनस की पावर आ जाएगी और फिर हम उसे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं से कोई मेथड देखेंगे जिससे ये -1 वाली पावर से हम छुटकारा पा लें और हम अपना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। चलिए पहले वो मेथड देखते हैं। अब इन दो इक्वेशंस में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये स्टेप्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपको इन्हीं मेथड इसी स्टेप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, इन्हीं स्टेप्स का यूज कर आप उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कॉमन है इसमें, 1/x-1 कॉमन है और 1/y-2 कॉमन है, और हमें ये भी पता है कि हमें इसे एलिमिनेट करना है, फ्रैक्शन को यहाँ से हटाना है, तभी हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसे कोई और वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, 1/x-1 को हम कोई वेरिएबल ऐड कर लेते हैं k, और 1/y-2 को हम कोई वेरिएबल ऐड कर लेते हैं p, k p दो वेरिएबल ऐड कर लिए, ठीक है। अब देखिए जब मैंने 1/x-1 को k ऐड कर लिया तो अब हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5k, और 1/y-2 को क्या ऐड कर लिया, p + p = 2, और यहाँ पर भी एक नई इक्वेशन हमें मिलेगी, 1/x-1 को k ऐड कर लिया तो 6k - 3p आ जाएगा, क्योंकि 1/y-2 किसके इक्वल है, p के, 3p = 1। देखिए अब हमारी इक्वेशंस कितनी सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 5k + p = 2, 6k - 3p = 1,
ठीक है। अब एलिमिनेशन में फिर से हम कोएफिशिएंट सेम करना चाहेंगे, पी के सेम करते हैं क्योंकि यही करने में आसानी होगी। 5 और 6 में कॉमन एलसीएम क्या है, 5 और 6 का एलसीएम क्या है 30, तो मुझे ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बड़े नंबर्स आ जाएंगे, कठिनाई होगी सॉल्व करने में, इसलिए हम पी वाली टर्म को सेम करना चाहेंगे। कैसे करेंगे, ऊपर सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देखिए 3 5 15 के प्लस 3 पी इज इक्वल टू 3 2 6, और नीचे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 6k माइनस 3p इज इक्वल टू 1। अब साइन अपोजिट है तो चलिए ऐड कर देते हैं, नीचे का साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 3p से 3p कैंसिल हो गया, 15k प्लस 6k क्या आ गया 15 6 21k, और यहाँ पर ये टर्म कैंसिल हो चुकी है तो 6 + 1 7, k की वैल्यू क्या आ गई 21, 7 3 21। अब ये डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आ जाएगा 1/3, k की वैल्यू आ गई 1/3। चलिए अब इसे, ये हमने इक्वेशन चलिए 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 4 मान लेते हैं, पुट इन 3 करते हैं, पुट इन 3, थर्ड इक्वेशन में हम इसे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर 5k k की जगह क्या पुट कर देंगे हम 1/3 प्लस p इज इक्वल टू 2। अब p को यही रहने देते हैं, इधर क्या आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 5/3, एलसीएम लेते हैं 3 2 6 6 माइनस 1 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और k की वैल्यू भी हमें क्या मिली है 1/3। अब इसका फायदा क्या होगा, k और p की वैल्यू निकालने का क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखिए k किसके इक्वल है 1/x - 1 के इक्वल है, और p किसके इक्वल है 1/y - 2 के इक्वल है। अब हमें ये जो फ्रैक्शन मिला है, ये जो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन मिले हैं k और p की जो हमें वैल्यू मिली है, वे हमें फ्रैक्शन में मिली है जो कि वेरिएबल से लेस है, मतलब उसमें वेरिएबल नहीं है। इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इज इक्वल टू के इधर एक कांस्टेंट टर्म होगी और उस कांस्टेंट टर्म का यूज कर हम अपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारी k और p की वैल्यू क्या आई है 1/3, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/x - 1 इज इक्वल टू k की जगह क्या लिखेंगे 1/3, 1/y - 2 p की जगह क्या लिखेंगे 1/3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इज इक्वल टू x - 1 और यहाँ से 3 इज इक्वल टू y - 2, ये आएगा कि नहीं, बिल्कुल यही आएगा। तो चलिए x और y की कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x को यही रहने देते हैं, 1 को इधर शिफ्ट करा तो x इज इक्वल टू 4, y को यही रहने देते हैं, 2 को इधर शिफ्ट करा तो 5, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है और ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। सो गाइस आज का आखिरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 19। देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। एक बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 10 घंटों में। अब अपस्ट्रीम क्या डाउनस्ट्रीम क्या, यहाँ पर देखिए वाटर करंट वाली डायरेक्शन को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, वाटर करंट की अपोजिट डायरेक्शन को हम अपस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम वाटर करंट वाली डायरेक्शन, अपस्ट्रीम वाटर करंट की अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई तीन बात, ओके। इन आगे क्या कह रहा है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 13 घंटों में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, ओके। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है, और बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, मतलब हमें बोट की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है। चलिए वो भी निकाल लेंगे। अब कैसे क्या क्या लेट करेंगे, जो पूछा है वही लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ बोट, किसमें, स्टिल वाटर में, क्योंकि स्टिल वाटर की पूछी है। बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई। ठीक है, अब आगे हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ऐड कैसे, देखिए
डाउन स्ट्रीम में जो हमारी बोट की स्पीड होगी, सपोज हमारी बोट की स्पीड है x जो हमने यहाँ पर लेट करी है और स्ट्रीम की स्पीड है y। जब हमारी स्ट्रीम की स्पीड b उसी डायरेक्शन में है और बोट की स्पीड भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर डाउन स्ट्रीम में होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है। और अपस्ट्रीम में, क्योंकि इस बार बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो बोट को क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड में से माइनस हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करेंगे। बोट की स्पीड में से क्यों, देखिए हमारी बोट की स्पीड जब स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होगी तभी तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। वो किसी डेस्टिनेशन पर ही तो जाकर रुकी होगी 30 किलोमीटर पर, मतलब उसने अपनी जो गोल है वो अचीव किया है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई। इसका इससे सीधा सीधा मतलब क्या है, बोट की स्पीड ज्यादा है और स्ट्रीम की स्पीड कम है। ठीक है। अब इसलिए हमने यहाँ पर x माइनस वाई कर दिया। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब आखिर में देखिए, हम आखिर में इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इसी की हेल्प से हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, टाइम 10 आवर्स, एलएचएस में क्या आएगा, आरएचएस में तो 10 आएगी, एलएचएस में क्या आएगा, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने घंटे में गए, 10 आवर्स में गए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम क्या होगी अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई, और डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर। और यहां पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल 10 आवर दे रखा है, टोटल टाइम में 10 आवर, इसलिए हमने ऐड कर दिया। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है, x प्लस वाई, तो नीचे आएगा x प्लस वाई, और ऊपर क्या है 44। तो हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। इसे भी हम रिड्यूस की हेल्प से करेंगे। चलिए अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। देखिए 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई तो स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में, बताइए, x माइनस वाई, यहां पर ऐड करेंगे 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 55 अपॉन डाउनस्ट्रीम, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 13 आवर्स के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। चलिए अब हमें दोनों इक्वेशंस पता है, इसे रिड्यूस कर एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, वही पुराने वाला तरीका जो हमने रिड्यूस करके करा था। दोनों में कॉमन क्या रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो हमने इन्हें क्या वेरिएबल लेट कर लिया, के और पी हमने वेरिएबल लेट कर लिया रिड्यूस के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए। देखिए हमने इसे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को जब के लेट कर लिया और 1 अपॉन वाई एक्स प्लस वाई को हमने पी लेट कर लिया, तो यहाँ से क्या आ गया, 30k प्लस 44p इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर x माइनस वाई की जगह फिर से क्या आ गया k, तो 40k प्लस 55p इज इक्वल टू 13। ऐसे हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हम इनके कोफिशिएंट सेम करना चाहेंगे फिर से। देखिए किसका आसान है करना, 30 या 40 का, या 44 और 55 का। 44 और 55 में तो पता ही चल रहा है कितनी आगे जाके होगा, 30 और 40 में पता चल रहा है क्या कॉमन है, 120 कॉमन है कि नहीं। 3 और 4 में क्या कॉमन आता है, 12। तो वैसे 30 और 40 में क्या कॉमन आ रहा होगा, 120। आसान है कि नहीं, पास है बहुत। तो 3 4 जा, अगर हम 30 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा, और 40 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं, फटाफट से लिख देते हैं, 120k प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 176p इज इक्वल टू 40, 4 3 जा 12, 120 फिर से वही के प्लस 55 नहीं, देखिए 3 इंटू 55, तो क्या आ गया 165, आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और 13 3 जा 39। बताइए अब मैं क्या करूं, सब्सट्रैक्शन कर दूं क्या, बिल्कुल, साइन अपोजिट करने के लिए। ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था माइनस, ये प्लस का था, ये भी माइनस, ये कैंसिल, 165
और 176 क्या आ गया 11 आ गया, यहाँ पर p है 11p इज इक्वल टू 40 माइनस 39, 40 माइनस 39 क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो p की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/11, p की वैल्यू आ चुकी है 1/11। ये चलिए हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, फिर से ये फिर से 4 मान लेते हैं, और जो हमने पहली दो इक्वेशंस जो मानी थी वे तो हमने 1 और 2 मानी रखी है। देखिए पुट इन इक्वेशन 3 40k, ये जो 30k प्लस 44p इज इक्वल टू 10 वाली है इसी में हम पुट कर देंगे। p की वैल्यू क्या है 1/11, 30k प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, 11 4 जा 44, 30k इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ठीक है 10 माइनस 4 क्या होता है 6, 30k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6/30 या फिर 1/5 इज इक्वल टू k। देख पा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए हमें यहाँ से k की वैल्यू भी मिल गई और p की वैल्यू भी मिल गई। तो चलिए अब इसे अपनी जो हमारी ये जो हमने इक्वेशन मानी थी लेट k माइनस वाई इज इक्वल टू k और k प्लस वाई इज इक्वल टू p जो हमने ये मानी थी, k और p की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए करते हैं, पहले मैं इरेज कर लूं। तो देखिए मैंने अब इरेज कर लिया और k और p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर अब बस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। यहाँ से क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, और यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 आएगा। अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। चलिए इन्हें भी फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 तक तो मान लिया था, इसे मान लेते हैं 5, इसे मान लेते हैं 6। ओके अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं, y और y सेम है अपोजिट साइन के साथ। चलिए कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू क्या आ गई 8, पुट इन 5। फिफ्थ इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की जगह हम क्या डाल देंगे 8, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 5 माइनस ये जो 8 है उधर चला जाएगा तो 5 माइनस ऑफ 8 में से 5/3 साइन किसका माइनस का, तो y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें क्या मिल चुकी है, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोर्ड दोनों मिल चुकी हैं। देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानी थी हमने y और स्ट्रीम ऑफ वो स्पीड ऑफ बोर्ड क्या मानी थी हमने x। देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, और वैसे ही स्पीड ऑफ बोट क्या है 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो यही था आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा और उसमें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।